मेरी बात आपके नाम। ऐसा लगता है आप लोगों से बातचीत किए सदियों गुजर गए। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे लिखा भी कि मैं आपको कहानियाँ क्यों नहीं सुना रही हूँ, बस समय ही नहीं मिला। आखिर आज मैंने तय कर ही लिया कि मैं आज आपको अपनी पसंद की एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। क्लास 8 या 9th में थी जब मैंने धर्मयुग में एक आर्टिकल पढ़ा हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स के बारे में। सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, इन सब की उन कहानियों के बारे में जिन पर पाबंदी लगाई गई थी, जिन्हें लोग पढ़ नहीं सकते थे, जो बैन हो गई थी। तो जाहिर है कि कम उम्र की लड़की के मन में कितनी उत्सुकता रही होगी उन कहानियों को पढ़ने की। तो मैंने बहुत कम उम्र में ही उन सब कहानियों को पढ़ लिया था। लेकिन असल समझ तो उनकी तभी आई जब मैं कॉलेज पहुंची और गंभीरता से उन कहानियों को वापस पढ़ा, तो पता लगा कि ये लेखक अपने समय से कितने आगे थे और कितने प्रोग्रेसिव थे। मंटो के साथ तो ख़ास तौर पर एक अलग सा रिश्ता इसलिए भी है कि मंटो आकाशवाणी के उर्दू सर्विस में काम करते थे, नाटक लिखते थे। और जब मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की तो मैं उसी फ्लोर पे बैठती थी और उर्दू सर्विस के पुराने जो अनाउंसर्स थे उनसे बहुत कुछ मंटो के बारे में सुनने को मिला। फिर मैंने पिछले साल नंदिता दास की फिल्म देखी मंटो, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो आज मैं आपको मंटो की कहानी सुना रही हूँ, काली शलवार, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको कई बार पढ़ा भी है, इस पर नाटक भी देखे हैं और इस पे बहुत चर्चा होती थी कॉलेज के दिनों में। इस कहानी के बारे में बहुत बातचीत होती थी। मंटो को पार्टीशन का बहुत दुख था। मंटो को एक और समस्या पे बहुत उनका ध्यान रहता था, तवायफ़ों की ज़िंदगी, उनकी समस्या। तो तवायफ़ों की ज़िंदगी में झांक कर, पार्टीशन की कहानियाँ लिखकर मंटो ने अपने ह्यूमनिज़म को हम तक पहुंचाया, अपने फेमिनिज़म को हम तक पहुंचाया। काली शलवार की हीरोइन भी सुल्ताना एक ऐसी ही तवायफ़ है जो पहले अम्बाला छावनी में रहती थी। उसके साथ खुदा बख्श रहता था जो उसे वहीं अम्बाला में मिला था। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके ज़्यादातर ग्राहक अंग्रेज़ थे, गोरे थे, उसके पास घर था, उसके पास 8 सोने की चूड़ियाँ थी और कानों में पहनने के लिए कुछ चांदी के बुंदे भी थे। खुदा बख्श एक फ़ोटोग्राफ़र था, फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता था और दोनों की ज़िंदगी वहाँ बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो वहाँ बहुत खुश थी। लेकिन खुदा बख्श के कहने से वो दोनों दिल्ली आ जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बेच कर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में आकर सुल्ताना बहुत उदास है, बहुत दुखी है, क्योंकि उसका धंधा वहाँ नहीं जमता और खुदा बख्श के पास भी कोई बहुत काम दाम नहीं है। खुदा बख्श पीर फ़कीरों के चक्कर में पड़ जाता है, बजाय इसके कि कोई काम ढूंढे। सुल्ताना पूरे दिन अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर जो रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं उन्हें देखती रहती है। बड़ी उदास है, बहुत उदास है। कभी पटरियों को देखती है, कभी इंजन को देखती है। इंजन जब डब्बे छोड़ जाती है तो उसे लगता है उसकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही किसी डब्बे की तरफ है जो कहीं किसी दिन छोड़ दी जाएगी, जहाँ का उसका आता पता कुछ भी नहीं पता होगा। तो ऐसे अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में आते रहते हैं और उसे अम्बाला की बहुत याद आती है। वो अक्सर खुदा बख्श को कहती है कि चलो हम यहाँ से वापस अम्बाला चलें, लेकिन खुदा बख्श मानता नहीं है। ऐसे ही देखते देखते मुहर्रम का समय आ जाता है। उसकी 2 सहेलियाँ हैं, मुख्तार और अनवरी। जब वो उनसे मिलने जाती है तो मुख्तार ने एक चमकदार काली शलवार बनाई है जो बिल्कुल काजल की तरह चमकती है। उसके साथ में एक उसकी कमीज़ है जिसकी आस्तीनें जॉर्जेट की बनी हुई हैं और उधर अनवरी ने एक जॉर्जेट की महीन कपड़ों की साड़ी खरीदी है और वो कहती है कि सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट उसके नीचे पहनेगी, जो कि उस समय का फैशन है। और उसके साथ उसने मखमली जूते लिए।
अब आप सोचिए सुल्ताना का मन कैसा होता है। सुल्ताना बहुत उदास घर लौटती है और बहुत मिन्नतें करती है खुदा बख्श की कि किसी तरह से वो 4 मीटर उसके लिए साटन का कपड़ा ले आए तो वो सलवार बना लेगी। अपनी पुरानी कमीज़ और पुरानी चुन्नी को वो नीचे रंगवा लेगी, ले जा कर के रंग करने वाले से रंगवा लेगी और उसका काम बन जाएगा और वो मुहर्रम में काले कपड़े पहनेगी। लेकिन खुदा बख्श उसे कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, ना ही उनकी अवस्था ऐसी है कि वो नए कपड़े खरीद सकते हैं। उसे भूल जाना चाहिए नए कपड़ों की बात। खैर बहुत उदास उस शाम वो खड़ी हुई है अपनी बैल्कनी में, इंजनों को देख रही है, पटरियों को देख रही है और तभी नीचे उसे एक आदमी नज़र आता है जो उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखता है। न जाने क्या सोचकर वो उसे इशारा कर देती है और वो आदमी भी तुरंत उसके घर आ जाता है। वो बताता है कि उसका नाम है शंकर। कितना भी पूछती है वो उसे कि शंकर करता क्या है, शंकर पहेलियों में ही बात करता है, कुछ बताता नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारा सारा घर देखूंगा, एक एक कमरे देखूंगा। शायद शंकर अंदाज़ा लगा लेता है कि सुल्ताना की हालत कैसी है और शंकर इशारों में उसे ये कह देता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो कुछ दे के जाते हैं बल्कि कुछ ले के जाते हैं। खैर दोनों में कोई बात बनती नहीं और वो शंकर को निकाल देती है घर से। शंकर कहता है कोई बात नहीं, तुम जब कहोगी मैं तब आ जाऊंगा और जब कहोगी मैं चला जाऊंगा, बुरा भी नहीं मानूंगा। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, जब तुम्हारा मन करे मुझे बुला लेना। खैर शंकर चला जाता है। कुछ दिन और निकल जाते हैं, ना तो इसकी नई शलवार आ पाती है और ऐसे ही एक दिन बहुत उदासी भरे हालत में वो शंकर को वापस अपने घर शाम को बुला लेती है। दोनों तरह तरह की बातें करते हैं और वो समझ जाती है कि शंकर भी उसी की तरह का ही एक आदमी है और उसे शंकर का साथ अच्छा लगता है। जब शंकर जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बदले में कुछ मांग रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक काली शलवार ला दोगे? शंकर कहता है तुम मुझसे काली शलवार के लिए पैसे मांग रही हो? मेरी जेब में तो 2 कौड़ी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तो वो कहती नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, तुम मुझे बनी बनाई एक काली शलवार ला दो। तो शंकर कहता है कि ठीक है, मुहर्रम की 1 तारीख को ही मैं तुम्हें काली शलवार ज़रूर ला दूँगा और ये तुम्हारे कान में जो बूंदे हैं ये तुम मुझे दे दो। तो वो हंसने लगती है, कहती है अरे तुम क्या करोगे इन बूंदों का, 5 रुपये भी इनकी कीमत नहीं होगी। तो शंकर कहता है मैंने तुमसे कीमत थोड़ी पूछी, तुम मुझे बूंदे दे दो। तो वो उसे बूंदे दे देती है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन मुहर्रम की ठीक 1 तारीख को उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। बाहर शंकर खड़ा है, कागज़ में लिपटा हुआ एक कोई सामान उसे देता है और कहता है ये लो, ये है तुम्हारी काली शलवार। शंकर के पतलून पर शिकन पड़ी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, लग रहा है सो के अभी अभी उठ के उसे देने आया है। वो खोलती है काली शलवार और एकदम चमकती हुई शलवार बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने अनवरी के पास देखी थी। तो बहुत खुश हो जाती है कि शंकर ने अपना वादा पूरा किया और शंकर चला जाता है। वो नीचे जाती है, अपने पुराने कमीज़ और चुन्नी जो उसने रंगने के लिए दिया था उसे लेकर आती है और तीनों चीज़ों को पहनकर तैयार होके, खुश होके, गुनगुनाते हुए अपने घर में तैयार घूमती है। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और अनवरी अंदर आती है। अनवरी उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, उसकी तीनों चीज़ों को देखती है और कहती है तुम्हारी ये कमीज़ और ये चुन्नी तो मुझे रंगी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये नई नवेली काली शलवार तुमने कहाँ से खरीदी, काजल जैसी चमकती हुई? सुल्ताना कहती है भाई आज ही दर्जी देके गया है। तभी उसकी नज़र अनवरी के कानों पर पड़ती है और वो पूछती है तुमने ये बूंदे कब खरीदे? अनवरी कहती है आज ही तो मंगाए हैं।
थोड़ी देर के लिए दोनों को एक दूसरे को कुछ कहने को नहीं रहता।